So we are starting with today with the topic, two lightest topic हैं. One is union and its territories, then kinship. तो कोशिश करेंगे कुछ important current affair जो इन दोनों टॉपिक से हुआ है वो भी साथ में कर पाएं, जैसे CA, NRC, and then Supreme Court's recent verdict upon Section 6A of Kinship Act. Clear? Before going, let's warm up. Raise your hand. फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस डेट को हुई थी? आई सेड रेज योर हैंड, नॉट टू टेल मी, मुझे पता है. ओके, टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? नहीं रुका जा रहा? अच्छी बात है, एनर्जी यूज आउट होनी चाहिए. आई वेलकम दिस थिंग. ओके, गुड 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 गुड. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रपोज किया था? Okay, very good, very good. Constituent Assembly was an elected body. True, false? False? Okay. Constituent Assembly was partially indirectly elected and partially nominated body. True? Okay, okay, okay. Preamble किस document के ऊपर based है? Aims and Objective Resolution. Okay. एक अमेंडमेंट के साथ कुछ वर्ड ऐड हुए थे. अमेंडमेंट नंबर क्या है? 42nd अमेंडमेंट. वर्ड्स कौन कौन से हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड को, अपहेल्ड किया है, स्ट्राइक डाउन नहीं किया है. ओके, ट्रिपल SDR में जो कीवर्ड्स हैं, मिडिल में कौन सा वर्ड आता है? सेक्युलर. क्लियर. स्टेट हेड इलेक्टेड होगा. आई रिपीट, स्टेट हेड हेरिडिटरी नहीं होगा बल्कि इलेक्टेड होगा. ये डेमोक्रेसी डिफाइन करती है कि रिपब्लिक? रिपब्लिक वर्ड डिफाइन करता है. चलिए, अच्छी बात है, याद है आपको चीजें. शुरू करते हैं. यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. तो इसमें बेसिकली हम समझने क्या वाले हैं. यूनियन, भारत देश, एंड इट्स टेरिटरी. तो इंडिया की टेरिटरी क्या क्या हो सकती हैं? जैसे सिर्फ 4 ही आर्टिकल इसके अंदर हैं. द वेरी फर्स्ट वी कम विद इंडिया, दैट इज भारत. ऑफिशियल नाम जानने को मिल जाएगा और टेरिटरीज क्या क्या हैं. फिर आर्टिकल 2 and 3 विल बी रिलेटेड टू कि नए स्टेट कैसे एडमिट किए जा सकते हैं इंडिया में, नए स्टेट कैसे एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं. आंध्र प्रदेश से अगर तेलंगाना बनाना है तो पावर किसके पास है और उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है, एंड रेस्ट. फिर एक और जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है टॉपिक, बट उससे क्वेश्चंस फेस किए गए हैं. इट इज अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, कि इन्हीं आर्टिकल्स की पावर को यूज करके कैसे इंडिया में अलग अलग टाइम पर स्टेट फॉर्मुलेट किए गए. तो कुल जमा इतना सा हमारा काम है. लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट थिंग. आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट प्रोवाइड्स दैट इंडिया, दैट इज भारत, एंड फर्दर इट डिफाइंस दैट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो सारे स्टेट मिलकर एक यूनियन बनाएंगे जिसको भारत कहा जाएगा. तो पहले तो नोट कर लें, कॉन्स्टिट्यूशनली इस देश का नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत. अब मेरे जैसे नासमझ लोग अगर बात बात पे हिंदुस्तान वर्ड यूज करते हो तो वो हिस्टोरिकल या कल्चरल नेम हो सकता है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज नहीं है. ठीक है, तो इंडिया और भारत आप यूज करेंगे. अच्छा, एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी बिना वजह के. G20 समिट होस्ट की हमने, और G20 में जब स्टेट हेड्स के लिए डिनर इनविटेशन गया तो उस पर, जैसे वो हेड ऑफ स्टेट से जाता है, तो ट्रेडिशनली हम यूज करते थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उस इनविटेशन पर लिखकर भेज दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत. और बहुत सारी ऐसी सेरेमनीज पे देखा गया इंडियन डिग्निटरीज के लिए इंडिया ना लिख के भारत लिखा गया. तो ऐसे मीडिया, सोशल मीडिया में उठा लिया था कि देखिए नाम बदलने वाले हैं, ये भारत कर देना चाहते हैं, हिंदनाइजेशन हो रहा है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. इस सब कंट्रोवर्सी से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए, और कहीं फेस हो जाए तो हार्डली मैटर्स. कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि आपको दोनों नाम प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया, दैट इज भारत, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं. वो अलग बात के जो हमारी साख बनी हुई है, जो हमारी पहचान है, वो इंडिया के नाम से ज्यादा है. हो सकता है बहुत सारे फॉरेन कंट्री में लोग भारत शब्द से वाकिफ ना हो, तो इंडिया का यूज बेटर यूज है. क्लियर यहां तक? ओके, देन इट कम्स यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो इंडिया क्या होगा? सारे स्टेट को मिलाकर एक यूनियन बनाई जाएगी. एंड देन डिफाइंस अनदर टर्म, टेरिटरी ऑफ इंडिया.
तो अब इस देश की टेरिटरी क्या क्या होने वाली है, दैट कम्स द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ द यूटीज। भाई हिमाचल है, हरियाणा है या आंध्र प्रदेश है, जितने भी स्टेट्स हैं तो इंडिया का ही पार्ट, तो इंडिया की टेरिटरी हो गए। लेकिन फिर आगे यूटीज लाइक चंडीगढ़, दिल्ली, ये भी इंडिया की टेरिटरी हैं, तो उसको भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में काउंट किया जाएगा। एंड देन कम्स द मैजिकल सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। वो सारी टेरिटरीज जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ तब इंडिया का पार्ट नहीं थे, लेकिन बाद में हमने वो एक्वायर किया और इंडिया में शामिल कर लिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ही पार्ट, पहला आर्टिकल हमें पावर देता है कि हम टेरिटरी एक्वायर भी कर सकते हैं। ये सॉवरेनिटी का भी एक एंगल है। सॉवरन कंट्रीज के पास ये पावर होती है कि वो टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं, तो इंडिया भी टेरिटरी एक्वायर कर सकता है। अच्छा, कर तो सकता है, लेकिन क्या कभी किया है या नहीं? नहीं, हम तो गांधीवादी लोग हैं, ऐसे थोड़ी। हाँ जी, पीछे किया कभी? बांग्लादेश क्या? ओके ओके, एलबीए है वो अलग कंसेप्ट है, बल्कि वो सीडिंग द टेरिटरी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। उसको देख लेते हैं, उसमें टेरिटरी हमें सीड करनी पड़ी थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो बांग्लादेश तो अभी एक्वायर्ड नहीं है ना, वो तो हमने जीत के गिफ्ट कर दिया था ना इंदिरा गांधी ने, कि तू भी की याद रखेगा, जट्टी नाल वाह पे चक्को ऐश करो। जम्मू एंड कश्मीर प्लीज डू नॉट कंसिडर एक्वायर्ड टेरिटरी। अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर ले लिया था। नाउ यू कम टू द आंसर। टेरिटरीज लाइक गोवा, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, इवन सिक्किम, वेरी लेट सिक्किम तो कब जाके 1974-75 में सिक्किम एडेड। तो ये सारी वो टेरिटरीज हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ तब पार्ट नहीं था, बाद में एक्वायर की गई हैं, और अब ये फुल फ्लेज स्टेट या यूटीज हैं। तो केस क्या था इनका, अगर हल्का सा जीके पर्पज से देख लें। जैसे हम ये कहते तो हैं कि इस देश में लार्जली ब्रिटिशर्स का राज था, लेकिन छोटी छोटी टेरिटरी पे कुछ फॉरेन पावर्स भी बैठे थे। जैसे पुडुचेरी, उसको पौंडीचेरी कहा जाता था, ये किसके कंट्रोल में था? फ्रेंच। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू हमें ब्रिटिशर्स से आजादी मिली, लेकिन फ्रेंच से तो ऐसा कोई हमारा नहीं हुआ। तो 1954 में फ्रांस के अच्छे लोग हैं, मासूम लोग हैं, इंडो फ्रेंच ट्रीटी हो गई, हैंड ओवर ही कर गए हमको, ठीक है यार आप संभालो, इतनी छोटी सी टेरिटरी कहाँ आएंगे, और वैसे भी फ्रांस के पास बहुत टेरिटरीज हैं। देन गोवा अंडर पोर्तुगीज, ये समझदार नहीं थे, तो 1961 में बाकायदा पुलिस एक्शन के साथ हमने गोवा एक्वायर किया है। देन इट कम्स टू 1974-75 सिक्किम, जस्ट टू हैव अ ग्रास्प कि कब कब ये चीजें हो रही हैं। तो सिक्किम का क्या स्टेटस था? सिक्किम एक ऑटोनॉमस रीजन था, यहां पे चोग्याल डायनेस्टी के राजा राज कर रहे थे, लेकिन यहीं पर एक पार्लियामेंट जैसी बॉडी भी काम कर रही थी। तो इनकी पार्लियामेंट ने खुद रिक्वेस्ट किया इंडिया से कि हम एक्वायर कर लीजिए, देन इंडिया ने एक्वायर करके इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया। तो जस्ट हैव सॉर्ट ऑफ थिंग कि इस आर्टिकल का यूज भी हम पास्ट में कर चुके हैं। तो ये आर्टिकल जितना हमारे लिए पढ़ना जरूरी है उतना पाकिस्तान के लिए पढ़ना जरूरी है, कहीं कश्मीर कश्मीर चिल्लाते लाहौर हाथ से ना निकल जाए। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम पाकिस्तान पंजाब को एक्वायर करें और इंडिया में शामिल कर लें? यस, आई बिलीव कॉन्स्टिट्यूशनली एंड प्रैक्टिकली बोथ पॉसिबल। क्लियर है यहां तक? तो बस इसको याद रखेंगे। क्लियर? अब इसमें 2-3 टर्म्स के ऊपर फोकस कर लीजिए। पहला, अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स, ये नैरोअर टर्म है, इसमें टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी काउंट नहीं की जाएगी। बट इफ दे आर आस्किंग अबाउट द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, then that is a bigger term that calls for states, UTs and all the acquired territories. Any doubt please ask. Plain and simple. चलिए, Article 2,
That is admission or establishment of new states. Here parliament is empowered. जैसे मैंने अभी कहा कि क्या हम पाकिस्तान पंजाब को एक्वायर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर पावर किसके पास है? क्या प्राइम मिनिस्टीरियल ऑर्डर पे हो सकता है? क्या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे हो सकता है? आंसर इज नो. दिस कैन बी डन बाय पार्लियामेंट्री लॉ. तो आपको बाकायदा पार्लियामेंट में एक बिल लेके आना पड़ेगा, लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी और फिर प्रेसिडेंट के साइन होंगे. सो पार्लियामेंट बाय लॉ एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन टर्म्स एंड कंडीशन इट डीम्स फिट. जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उस बिल के अंदर लिखी जाएंगी, उन शर्तों पर हम कोई भी स्टेट एक्वायर कर सकते हैं, नया स्टेट एस्टैब्लिश कर सकते हैं. क्लियर? बट मोर इंपॉर्टेंट इज आर्टिकल 3. यहां पर पावर के साथ साथ प्रोसीजर भी डिफाइन किया गया है. सो हियर इट कम्स दैट पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट बाय लॉ क्या क्या कर सकती है आगे. इट कम्स टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, आंध्र से तेलंगाना बना देंगे. देन इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, diminish the area of any state, even alter the boundaries of any state, and further it can alter the name of any state. So any permutation combination is possible. मतलब कल को कहें कि हरियाणा से अंबाला डिस्ट्रिक्ट निकाल के पंजाब को दे दीजिए, एक स्टेट का एरिया इंक्रीज हो रहा है, दूसरे का डिमिनिश हो रहा है, पॉसिबल. इसी के साथ वो कहते हैं कि जितने स्क्वायर किलोमीटर अंबाला के पंजाब को दिए उतना ही अबोहर वाला एरिया हरियाणा को दे दो. ऑल्ट्रेशन, इंक्रीज, डिक्रीज, ऑल्ट्रेशन, एनीथिंग इज पॉसिबल. सो मच सो दैट के नाम भी चेंज किया जा सकता है. तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, स्टेट बाय देमसेल्फ कैन नॉट रीनेम देम. स्टेट नहीं बदल सकते हैं. कौन बदलेगा? पार्लियामेंट. तो कभी किसी स्टेट का या टेरिटरी का नाम बदला गया? हाँ, उत्तरांचल का केस बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इस केस में खुद लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तरांचल ने रिक्वेस्ट की थी पार्लियामेंट से, रेजोल्यूशन पास करके भेजा था. 2001 में उत्तर प्रदेश से निकल के बना उत्तरांचल. तो कुछ सालों बाद इन्होंने कहा कि ये नाम हमारी पर्सनालिटी को सूट नहीं कर रहा है, उत्तराखंड कर दीजिए. तो पार्लियामेंट लॉ के थ्रू उत्तराखंड कर दिया गया. जैसे आज आप स्टेट का नाम सुनते हैं उत्तर प्रदेश, ये कभी यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था. तो सर नाम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कौन करेगा? पार्लियामेंट. तो अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है दैट स्टेट लेजिस्लेचर बाय रेजोल्यूशन और बाय लॉ कैन रीनेम देम, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. एनी डाउट प्लीज आस्क. इन केस ऑफ व्हाट? नहीं, इमरजेंसी में तो पार्लियामेंट ही वर्क करेगा सर. वहां तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, सगों पार्लियामेंट ज्यादा स्ट्रांग है. तो ऑर्डिनेंस, क्योंकि पार्लियामेंट बाय लॉ ये कर सकती है, ठीक है, और इसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, तो बाय ऑर्डिनेंस हो सकता है. क्या? क्योंकि इसके लिए सीधा पार्लियामेंट को पावर दे दिए कि बाय लॉ आप ये कर दीजिएगा. अमेंडमेंट भी सिंपल होगी, आगे हम देखेंगे. तो क्या तो हो सकता है. चलिए, नाउ बी वेरी फोकस्ड द प्रोसीजर पार्ट, जहां से टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है. अभी तक हमने देखा कि पार्लियामेंट ये सारे काम कर सकती है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना सकते हैं, लेकिन फिर इसका एक प्रोसीजर दिया गया कि बिल कैसे कैसे पास होगा. तो सपोज किसी भी स्टेट को, सिंपल एग्जांपल समझते हैं, बाइफरकेट करके, ट्राइफरकेट करके नया स्टेट क्रिएट करना है. सपोज पंजाब को तोड़, पर पंजाब नहीं, पहले छोटा रह गया यार, कितना तोड़ेंगे, यूपी तोड़ लेते हैं, क्योंकि डिमांड भी है, 3-4 हिस्से होने चाहिए उसके. तो अगर मान लीजिए स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को तोड़ के वेस्टर्न यूपी को हरित प्रदेश बनाना है, तो फिर प्रोसीजर क्या रहेगा? सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बिल लेके आएंगे, लेकिन ये बड़ा एक्सेप्शन में है, ये ऑर्डिनरी बिल है. आगे हम पढ़ लेंगे ऑर्डिनरी फाइनेंशियल मनी बिल. ऑर्डिनरी बिल को वैसे तो प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है, बट ये एक ऐसा स्पेसिफिक ऑर्डिनरी बिल है जो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफिस जाएगा फॉर रिकमेंडेशन. क्या होता है रिकमेंडेशन? इट्स जस्ट अ प्रोसीजरल थिंग, सेरेमोनियल थिंग, कि स्टेट हेड को हम इंफॉर्म कर दें कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला, और वो हमें परमिशन दे दें कि हम इस बिल को
पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिल जाएगा रिकमेंडेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट ने बिल रिसीव किया और उनको पता लगा यार ये तो स्टेट को तोड़ने की बात हो रही है, तो सबसे पहले वो रिकमेंडेशन से पहले बिल को भेजेंगे कंसर्न स्टेट के पास। किस चीज के लिए? ओपिनियन के लिए, कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नंबर ऑफ डेज फिक्स नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट डेज फिक्स कर सकते हैं कि आप 5 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में अपनी ओपिनियन हमें वापस भेजेंगे। अब ये बिल स्टेट के पास है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इसके ऊपर ओपिनियन फॉर्म करेंगे, वहां रेजोल्यूशन पास होगा और उसके बाद इस ओपिनियन के साथ बिल वापस आएगा प्रेसिडेंट ऑफिस। देन प्रेसिडेंट इसको रिकमेंडेशन देंगे और फिर बिल लोकसभा राज्यसभा जाएगा। किसी भी हाउस में ओपन कर सकते हैं आप, दोनों हाउसेस से बिल पास होगा और उसके बाद वापस प्रेसिडेंट ऑफिस आएगा असेंट के लिए। द मोमेंट इट गेट असेंट, उत्तर प्रदेश से हरित प्रदेश बन चुका होगा। एनी डाउट प्लीज आस्क। गुड। अगर स्टेट कह दे नो, चलो चल मोदी होगा करे होगा, असि नहीं तोड़ दे आपकी स्टेट, इस सीन में क्या होगा? नहीं मैटर करेगा? नहीं पक्का? प्रेसिडेंट की इच्छा है। गुड गुड गुड। बस इसके साथ एक वर्ड याद रखिएगा, नॉट बाइंडिंग। दिस ओपिनियन ऑफ स्टेट इज नॉट बाइंडिंग। अल्टीमेट पावर लाइज विद द पार्लियामेंट। फाइनल कॉल पार्लियामेंट को लेनी है। आंध्र प्रदेश के केस में यही हुआ था। जब 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल ओपिनियन के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली गया, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ने इनकार कर दिया था। बल्कि रेड्डी साहब सीएम हुआ करते थे, बाद में वो प्रोटेस्ट में रिजाइन भी कर गए थे। तो ना करने के बावजूद बिल हाउसेज में आया, पास हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना आज आपके सामने। नॉट बाइंडिंग है। क्लियर? तो अब किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा कि फिर पूछ दी गाता हूं, है ना? यार देखो, दो चीजें हैं। एक तो हम काफी हद तक बाइनरी में सोचते हैं, हमें लगता है ओपिनियन यस या नो में होगी। ऐसा तो कोई लाजमी नहीं, क्या पता वो खुद ही कह दें। मायावती मैम जब सीएम थी पंजाब की कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की, उन्होंने खुद रेजोल्यूशन पास करके भेजा था कि 3 हिस्से कर दो, वो तो पार्लियामेंट ने नहीं किया। दूसरा, ओपिनियन ये भी तो हो सकती है कि ठीक है वी अग्री बाइफरकेट द स्टेट, बट जो आपकी बाउंड्री है ठीक नहीं है, फलाना डिस्ट्रिक्ट इधर कर दीजिए, इधर वाला डिस्ट्रिक्ट उधर कर दीजिए। और नॉट बाइंडिंग का मतलब ये भी नहीं है कि पार्लियामेंट इनकी बात को बिल्कुल ही ना माने, क्या पता पार्लियामेंट मान ले। ये भी तो सिनेरियो पॉसिबल है कि स्टेट ने कहा नो, तो पार्लियामेंट कहा ठीक है नहीं बनाएंगे। बट अल्टीमेट अथॉरिटी लाइज विद द पार्लियामेंट, वो चाहे तो कर सकते हैं। नाउ दिस इज द रीजन, जब हम फेडरलिज्म पढ़ते हैं तो हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखो, आपको व्यवस्था बनानी थी, क्योंकि आपके यहां डेमोक्रेसी है तो आप अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड देते हैं। कल भी हमने एक केस स्टडी की थी। तो अगर आप स्टेट को तोड़ रहे हैं तो ठीक है, ओपिनियन उनकी ले लेंगे, क्या पता वैल्यूएबल ओपिनियन हो, लेकिन फाइनल कॉल लेने का पावर आप किसी ना किसी अथॉरिटी को दोगे, वो आपने पार्लियामेंट को दिया, क्योंकि हमारे फेडरलिज्म में सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है। तभी तो कहा जाता है कि इंडियन, जैसे अगर फेडरलिज्म पे कभी आप डीप में पढ़ें तो जो फेडरलिज्म के सपोर्टर थिंकर्स हैं वो तो यहां तक लिखते हैं दैट इंडियन स्टेट्स आर मियर म्युनिसिपैलिटीज, दीज आर नॉट वर्दी टू बी कॉल्ड एज स्टेट्स। इतना शार्प क्रिटिसिज्म है हमारे फेडरलिज्म का, मैं शार्प क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूं। क्यों? बोले यार अपनी तुम फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं अपने दम पे संभाल सकते हो, सेंटर जिस वक्त चाहे तुम्हें तोड़ के रख देगा, तो कौन से फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं आप? आपकी तो एग्जिस्टेंस भी आपके हाथ में नहीं है। क्या? मोर ओवर हम अभी आगे देख लेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर के केस में हुआ है, उसमें आप जम्मू एंड कश्मीर की बाइफर्केशन छोड़िए, स्पेशल स्टेटस छोड़िए, स्टेटहुड भी खत्म कर दिया गया। दैट इज नाउ यूटी, और वो भी पार्लियामेंट के पास पावर। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट?
हम्म। हाँ ना करें, ओपिनियन ना दें, उस केस में होगा ये कि जैसे नंबर ऑफ डेज एक्सपायर करेंगे प्रेसिडेंट विल मार्च। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर स्टेट ओपिनियन ना भी दे तो भी पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड, तब भी प्रोसीजर आगे जाएगा सर। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम फिक्स करते हैं। हाँ जी, दोनों कंपल्सरी है, नहीं जा सकता। और असेंट के बिना कोई भी बिल एक्ट बनता ही नहीं है, नेसेसरी है। एनी अदर डाउट, एनी अदर डाउट, एनी अदर डाउट? सिंपल मेजोरिटी, प्लीज डू मेंशन सिंपल मेजोरिटी। ऑर्डिनरी बिल है भाई। दोनों हाउसेज में पास होगा, ओरिजिनेट किसी भी हाउस में हो सकता है। मतलब अगर कल को मैं आपको ये स्टेटमेंट दूं कि सच बिल विल नेसेसरली ओरिजिनेट फ्रॉम राज्यसभा, रॉन्ग। इट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम लोकसभा एज वेल। ओरिजिनेट क्या होता है, किस हाउस में पहले बिल आ रहा है, किसी भी हाउस में आ सकता है। क्लियर यहां तक? ओके, चलिए। नाउ सेसेशन ऑफ टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। देखिए अब यह है कि हमने आर्टिकल 1 से लेकर 3 तक पढ़ लिया। हम यहां पे टेरिटरी एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन टेरिटरी ससीड करने की, टेरिटरी किसी और कंट्री को देने का कोई प्रोविजन हमने नहीं देखा। इससे पहले कल हमने प्रेम्बल में भी देखा था कि वर्ड इंटीग्रिटी यूज हुआ है और हमने कहा था यहां से टूट के अलग होने का कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज कंप्लीटली साइलेंट। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आई कि हमारे पाकिस्तान के साथ कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट थे, और उस बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए हमें कुछ टेरिटरी पाकिस्तान को देनी थी, तब वो बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल होता। लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो पार्लियामेंट या सरकार के पास ये पावर नहीं है। तो इसको लेके एक केस फाइल हुआ 1960 में। द इंपॉर्टेंट केस वाज रे बेरुबारी यूनियन केस। कब का? 1960 का, सोल्ड। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट ये आया था, वकीलों ने जाके कहा कि सर जो आर्टिकल 3 में डिमिनिश वर्ड यूज हुआ है कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, इसी की इंटरप्रिटेशन कर दो कि हम टेरिटरी सीट भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सेट के यार इन्ना भी कुफर नहीं तोलना, किसी भी वर्ड का कोई भी मतलब कट दी जाइए, ये तो नहीं होगा पॉसिबल। तो बोले सर फिर बाउंड्री डिस्प्यूट हमारे सेटल नहीं होंगे, वो जरूरी है करने। तो अल्टीमेटली सिंपल सी बात कि यार अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज नहीं लिखी है तो लिख लो। अल्टीमेटली कट शॉर्ट स्टोरी, that according to Supreme Court, that India can cede its territory to settle the boundary dispute, point 1, and that too constitutional amendment. आप बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करने के लिए टेरिटरी सीड कर सकते हैं। पहले तो रीजन नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि कल को मोदी जी कहें कि मैं अपना कोई आइलैंड इटली को गिफ्ट कर देता हूं, ये नहीं कर सकते हैं आप। अगर बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको सेटल करने के लिए आप टेरिटरी सीट करेंगे, और ये कैसे होगा? आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करना पड़ेगा। तो बाद में 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसमें कुछ पोर्शन पाकिस्तान को दिया गया था। लेकिन हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि हमारे यहां पर जब बाउंड्री बनाई गई ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान साइड, तो वो इतनी अनसाइंटिफिक थी कि डिस्प्यूट रहेंगे आपके। एक तो जो ये बाउंड्री कमीशन के मेंबर थे, इन्होंने कभी इंडिया विजिट नहीं किया था, बॉर्डर एरिया छोड़ दीजिए आप। और ये बॉर्डर एरिया को विजिट करने भी नहीं गए, छोटी मोटी कोई फॉर्मेलिटी के लिए किया होगा। 1931 के पुराने मैप यूज किए इन्होंने और बस कमरे में बैठ के लाइनें खींच दी। और खासकर ये प्रॉब्लम ज्यादा है किधर? ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश की तरफ। हैविंग मैप समवेयर, ओके दिस इट। तो कभी अगर आप इसको जूम इन करके देखें, दिस बांग्लादेश साइड, सो बांग्लादेश बेसिकली एक तो 3 तरफ से इंडिया से घिरा, और ये बाउंड्री सीधी सीधी नहीं है। आप कभी अफ्रीकन मैप देखें, सीधी सीधी लाइंस हैं उसमें।
वो भी मैनमेड है, मैनमेड तो ये भी था, लेकिन इतना स्क्रिमिश है, और जब आप जमीन पे जाते हैं तो कई किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है। मतलब ये तो एविडेंट है कि यहाँ पर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो आधा बांग्लादेश में आधा इंडिया में। ये छोड़िए, आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, एक घर है जो आधा इंडिया में आधा बांग्लादेश के अंदर। अब आपकी ये प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ी बहुत टेरिटरी सीड करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। तो इसका अल्टीमेट पॉइंट एक और चीज आप नोट कर लें, दैट इज एलबीए 2015, और इसका नंबर नोट कर लें 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ अपने फर्दर बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए फिर से टेरिटरी सीड की, और उसके लिए हमें 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा। अब ये सारा इशू क्या था? तो सर वही चीज, जस्ट सपोज दिस इज बांग्लादेश, अब यहां पर दोनों साइड छोटी छोटी टेरिटरीज हैं, बल्कि अब तो थी क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है, और इनको कहा जाता था एनक्लेव्स। तो मतलब जस्ट सपोज ये कोई इलाका है छोटा सा, आप विलेज कहेंगे नहीं क्योंकि आपका है नहीं, आप कह रहे हैं एनक्लेव। तो ये लैंडलॉक तो इंडिया में है पूरी तरह से, बट ऑन पेपर किसकी टेरिटरी है? बांग्लादेश की। सेम ऑन द अदर साइड देयर आर एनक्लेव्स जो लैंडलॉक्ड बांग्लादेश में, ऑन पेपर टेरिटरी किसकी है? इंडिया की। अब ये लोग रह रहे हैं स्टेटलेसनेस की हालत में, क्योंकि ये लोग चाहे बांग्लादेश में रह रहे हैं उधर, लेकिन वो बांग्लादेशी सिटीजन नहीं कंसीडर किए गए, और साथ ही जो लोग इस टेरिटरी में रह रहे हैं उनको इंडियन सिटीजन कंसीडर नहीं किया, हैंस नो फैसिलिटी। हमारी सरकारें अपने सिटीजन्स को फैसिलिटी ना दें, ये तो है ही नॉन सिटीजन। तो अब इन सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बांग्लादेश से क्या फाइनल हमारा करार हुआ कि अब एक ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, जो तुम्हारे पास है तुम रख लो, जो हमारे पास है हम रख लेते हैं। तो ऐसे लगभग 111 एनक्लेव इंडिया ने हैंडओवर किए बांग्लादेश को, और उधर से हमें 51 ऐसे एनक्लेव मिले हैं। लेकिन क्योंकि इस सारे एग्रीमेंट में क्या करना पड़ गया, रियल में कोई टेरिटरी ट्रांसफर नहीं हुई है, रियल में जमीन वैसी ही पड़ी है, लेकिन ऑन पेपर आपको ओनरशिप छोड़नी पड़ गई। रजिस्ट्री तो ना देना कराती ना तुसी, तो एक तरह तो तुसी टेरिटरी ऑन पेपर सीड कर रहे हो। तो अल्टीमेटली LBA लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश थ्रू 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015। एनी डाउट प्लीज आस्क। क्लियर? इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी उनको? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्लियर? हम्म, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके, कम टू दिस थिंग, लाउडर। या इसको लेके ना आपको लक्ष्मीकांत किताब में एक कंफ्यूजन स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, चलिए उसको भी क्लियर कर लेते हैं। स्टेटमेंट पकड़िए। अब मैं कह रहा हूं ये कि अगर बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए आपको टेरिटरी सीड करनी पड़ रही है, अपनी टेरिटरी छोड़नी पड़ रही है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे। क्लियर? कोई डाउट इस बारे में? 1969 में एक और केस हुआ, उसको याद नहीं रखना, ठीक है? ऐसी जगन भाई ईश्वर भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके था। उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक और रूलिंग आई जो किताबों में लिखी है और बहुत कंफ्यूज कर देती है, तो उसको समझ लें। अब मैं कह रहा हूं अगर बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए टेरिटरी सीड करनी है तो आप अमेंडमेंट करेंगे, लेकिन हर बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए ये तो लाजमी नहीं कि आपको टेरिटरी सीड करनी ही पड़े। क्या पता हम एक्वायर ही कर रहे हो, क्लियर, या आपका कोई और एग्रीमेंट हो जाए। तो उस जजमेंट ने थोड़ा सा कंफ्यूजन ये क्रिएट किया, उसमें ये कहा गया कि अगर बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल आप कर रहे हैं विदाउट सीडिंग द टेरिटरी, तभी आप एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में कर सकते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, बस 2 लाइनों में समझ लीजिए चीज।
अगर आप बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल कर रहे हैं और अपनी टेरिटरी सीड कर रहे हैं तो आप अमेंडमेंट करेंगे। क्लियर? अगर आप बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल कर रहे हैं और आपकी टेरिटरी की सेसेशन नहीं हो रही है, आप अपना कोई पार्ट नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। सेटल डाउन। मैं फिर से कह रहा हूं, किताब में पढ़ के फिर कंफ्यूज होंगे या नोट्स में भी थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। क्रिस्टल क्लियर? यस और नो? ऑनलाइन क्लियर? ठीक है। सर सेशन नहीं होगा तो एक्विजिशन नहीं होगा तो एक्विजिशन होगा। नहीं, पार्लियामेंट बाय लॉ कर लेगा वो, एज प्लेन एज इट इज। और अगर शेड्यूल, मैं अभी आता हूं, जब आर्टिकल 1 और 4 हम पढ़ेंगे, तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में जो अमेंडमेंट होती है इसके इफेक्ट की वजह से वो सिंपल अमेंडमेंट है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ऑन पेपर आपने टेरिटरी सीड की है, उसमें जो ये सारे इलाके अभी हमने ड्रॉ किए थे बांग्लादेश, उससे पहले वो आपके नाम थे, अब आपने वो छोड़ दिए, आपका क्लेम ही उस पर चला गया, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? टेरिटरी सीड कर रहे हैं। ऑन पेपर और रियलिटी का डिफरेंस समझे। क्लियर? आपने मेरी कार दबा रखी है मान लीजिए, अब उसके पेपर मेरे पास है लेकिन पोजेशन आपके पास है। ऑन पेपर तो मालिक मैं ही हूं। अब एक दिन मैं तंग आके कहता हूं कि यार ये झगड़ा ही खत्म करता हूं, ऐसा करो रख लो मेरी कार, मैं ओनरशिप आपके नाम करा रहा हूं, तो मैं अपनी कोई चीज छोड़ रहा हूं ना। गेटिंग माय पॉइंट? तो पोजेशन और पेपर का फर्क याद रखें। ऑन पेपर आपने सीड की है, इसलिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ा है। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? नोट्स में गिवन है, नोट्स में गिवन है। चलिए, अमेंडमेंट ना हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है हमारे पास अभी तक कोई। चलिए आ जाइए सर। अब दो चीजों पर हम सहमत हो रहे हैं। पहली चीज ये, स्टेट्स तोड़े जा सकते हैं, इंडिया नहीं तोड़ा जा सकता। हम टेरिटरी सीट कर सकते हैं लेकिन वो भी अमेंडमेंट और बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। एक और चीज याद रखिएगा, नो राइट टू सेसीड फ्रॉम इंडिया। अब कोई ऐसा प्रोविजन भी नहीं दिया गया है कि कोई स्टेट अपने लेजिस्लेचर या अदर टूल के थ्रू इंडिया से अलग हो सके। तो मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर असेंबली कल को रेजोल्यूशन पास कर दे और अलग हो जाए, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया, तो स्टेट यहां से अलग नहीं हो सकते हैं। हाँ, स्टेट तोड़े जा सकते हैं। तो मेंस में एक क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, दैट इंडिया इज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। आई बिलीव आंसर कर लेंगे। तो पहले पार्ट में इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, तो आप यही सब कुछ एक्सप्लेन कीजिए कि यहां से नो राइट टू सेसीड, अलग नहीं हो सकते हैं आप, कोई टूल ही नहीं है आपके पास। दूसरा, थोड़ा बहुत बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए आप टेरिटरी दे सकते हैं, वो भी अमेंडमेंट के थ्रू सर। एंड देन इट कम्स टू डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। आर्टिकल 3 एक्सप्लेन कर दीजिए किस तरीके से स्टेट्स बाइफरकेट या ट्राइफरकेट किए जा सकते हैं। एनी डाउट? चलिए, देन वी कम टू जम्मू एंड कश्मीर। इस पे एक चीज लिख लीजिए बस, वैसे नोट्स में मिल जाएगी पर मैं चाह रहा हूं आप लिख लें एक लाइन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट Parliament under Article 3 Article 3 enjoys the power to convert a state into union territory. सो जो 370 को लेके केसेस थे जिसमें चैलेंज किया गया था एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आगे हमें जम्मू एंड कश्मीर असेंबली हम पढ़ेंगे जब यूटी का चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे। तो फिलहाल इतना तो सबको पता है कि अंडर आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर एंजॉयड स्पेशल स्टेटस
having its own constitution, own set of law, own flag and all that thing. 5 अगस्त 2019 को पहला स्पेशल स्टेटस स्क्रैप डाउन, लेकिन इसी के साथ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल, और इसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड भी स्क्रैप कर दिया गया. नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 UTs. वन इज UT ऑफ JNK विद लेजिस्लेचर एंड UT ऑफ लद्दाख. क्लियर? तो एक टेक्निकल क्वेश्चन यहां पे ये भी था, क्या आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि स्टेट को UT में तब्दील कर दिया जाए? क्योंकि इससे पहले आपके पास ये एग्जांपल है कि UT को स्टेट बनाया गया, लेकिन ये एग्जांपल नहीं था कि स्टेट को UT बना दिया. तो आर्टिकल 3 में ये भी पावर है. क्लियर यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट? चलिए, लास्टली आर्टिकल 4. अब आर्टिकल 4 की बस 2-3 चीजें याद रखिएगा. एक, आर्टिकल 4 डिक्लेयर्स कि अगर आर्टिकल 2 और 3 का यूज करके कुछ भी आप करते हैं तो उसके सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल मैटर वो सब लीगल रहेंगे, और साथ ही मोर इंपॉर्टेंटली फर्स्ट एंड फोर्थ स्केड्यूल में अगर चेंज होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काउंट नहीं की जाएगी, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है. देखिए होगा क्या, आर्टिकल 2 और 3 का यूज करके मान लीजिए आपने नया स्टेट बनाया. क्लियर? तो शेड्यूल 1 और 4 में चेंजेस आएंगे. क्यों चेंजेस आएंगे? शेड्यूल 1 में आपकी टेरिटरी डिफाइन है, बल्कि लिस्ट है स्टेट और यूटीज की. तो 2014 से पहले इस लिस्ट में तेलंगाना का नाम नहीं था, अब आपको तेलंगाना लिखना पड़ेगा. ऐसे ही व्हाट इज अंडर 4th शेड्यूल? राज्यसभा की सीट्स की एलोकेशन है, सारे स्टेट्स के नाम है, उनकी कितनी सीट्स हैं वो लिखा हुआ है, तो अब आपको उस स्टेट के लिए राज्यसभा की सीट भी एलोकेट करनी पड़ेगी. तो इसका मतलब अगर नया स्टेट बन रहा है तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 अमेंड होंगे. तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई. लेकिन आर्टिकल 4 डिक्लेयर्स दैट दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. आपको इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से ही ये काम हो जाएगा. क्लियर? बस इतना याद रखिएगा, शेड्यूल 1 और 4 में अगर अमेंडमेंट होती है ये सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट होगी, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है. क्लियर? ओके, नाउ वी कंक्लूड दिस थिंग. 2-3 चीजें अभी रिवाइज कर लेते हैं. नंबर 1, इंडिया दैट इज भारत, ऑफिशियल नाम क्लियर है, एंड इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है? मतलब कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि क्या है आर्टिकल 1 में इंडिया की डेफिनेशन, फेडरेशन ऑफ स्टेट, कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट या यूनियन ऑफ स्टेट. तो क्लियरली याद रखेंगे, इट इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स. एंड देन अनदर टर्म विच इज ब्रॉडर, टेरिटरीज ऑफ इंडिया. दैट इज 3 प्रॉन्स थिंग, स्टेट, यूटी एंड एक्वायर्ड टेरिटरी. कौन कर सकता है एक्वायर? पार्लियामेंट बाय लॉ, एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में नहीं है. आर्टिकल 3, एरिया इंक्रीज डिक्रीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, प्रोसीजर इज देयर. Council of Minister, bill for the recommendation of President. Before recommending, the bill will be sent to the concerned state for the opinion. Number of days will be fixed by the President, but opinion is not binding. Recommendation के साथ लोकसभा, राज्यसभा, simple majority. And then presidential assent, new state will be formed. Any doubt? Any doubt? Cessation of territory भी clear? बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए टेरिटरी छोड़ सकते हैं, बट विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. हाँ जी, टेरिटरी की डेफिनेशन, जैसे अगर हम वाटर नहीं, ये सब ना कॉन्स्टिट्यूशन इससे डील नहीं करता है, ये सब इंटरनेशनल लॉज के थ्रू है. जैसे अगर आप वाटर बॉडी ना कहें, आप सी की बात करें, तो देयर इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, यूएन क्लॉज बोलते हैं इसको. आई रिपीट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अपॉन लॉ ऑफ सीज. तो इसमें दुनिया भर के मुल्क के अंदर एक सहमति सी बनाई गई है. जैसे आप कह रहे हैं कि कहां तक, तो एक टर्म बड़ी अच्छी वहां पे यूज हुई है, टेरिटोरियल वाटर्स. ठीक है, आपके कोस्टलाइन से अप टू 12 नॉटिकल माइल वो टेरिटोरियल वाटर्स हैं. तो हर कंट्री
अपने कोस्टलाइन से 12 नॉटिकल माइल तक वो एज अ टेरिटरी ही डील करता है। इसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं डील हो रहा है। कहां से डील हो रहा है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन से डील हो रहा है। क्लियर? ये भी इंटरनेशनल लॉ से गवर्न है। एज अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनको नहीं माना जाता, तो उनको एज ए फॉरेन लैंड के तौर पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि एम्बेसीज पे आपके लॉज भी एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो एज अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज कंसिडर्ड एज फॉरेन टेरिटरी फॉर द टाइम बीइंग। क्लियर है यहां तक? और वो सब देशों के साथ है, सिर्फ हम नहीं, बाकी देश भी इसको फॉलो कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग। चलिए आ जाइए आगे। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो दो चीजें करेंगे, एक रीऑर्गेनाइजेशन जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, देन इट कम्स विद प्राइमरली इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, स्पेशली द प्रिंसली स्टेट्स। तो उसका थोड़ा रेफरल पॉइंट के लिए कर लेते हैं कि कहीं कोई एक स्टेटमेंट आ जाए तो काम बन जाए, अदरवाइज पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप ये डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, मेंस के लिए। तो व्हाट इज द मैटर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स? सो कल हमने ये किया था कि दो तरह के टेरिटरी डीलिंग है ब्रिटिशर्स के टाइम में, एक है ब्रिटिश प्रोविंसेस और दूसरे हैं प्रिंसली स्टेट्स। तो भाई जो भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट साइन होने के बाद ये सीधा इंडिया की टेरिटरी हो गया। तो यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, बंगाल के कुछ इलाके वो इंडिया की टेरिटरी है। लेकिन फिर आते हैं प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स क्या है? राज्य रजवाड़े। तो हमने देखा था यहां पर सिस्टम कैसे ऑपरेट हो रहा है। अल्टीमेट रूल ब्रिटिशर्स का है, बट इमीडिएट रूल किंग्स का है, नवाब का है। और यहां पर एक पैरामाउंसी का सिस्टम चल रहा है, ब्रिटिश पैरामाउंसी। बस यूं समझ लें कि ब्रिटिश इज द पैरामाउंट अथॉरिटी और उनके नीचे किंग काम कर रहे हैं। तो जैसे ही पैरामाउंसी लैप्स हुई तो हम स्टेटस को एंटे चले गए। स्टेटस को एंटे मतलब अंग्रेजों ने कहा कि जब से हम आपके साथ पैरामाउंसी वाला कनेक्शन आया था, उस मूवमेंट पे जो आपके राइट्स थे हम वो रीअश्योर करते हैं। कट शॉर्ट, इन सारे प्रिंसली स्टेट्स के पास तीन ऑप्शंस हैं एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वन, ज्वाइन इंडिया। सेकंड, ज्वाइन पाकिस्तान। थर्ड, रिमेन इंडिपेंडेंट। और डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन? द किंग्स। अब हालत ये कि जो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, यहां पर 550 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स हैं। मतलब कई किताबों में आपको 552 मिलेगा, कहीं 556 मिल जाएगा, क्योंकि कुछ प्रिंसली स्टेट इतनी छोटी थी कि वो काउंट भी नहीं हो रही थी। तो अब आज़ादी के साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है इस खत्ते में, कितने मुल्क आज़ाद हो रहे हैं? 2 मुल्क आज़ाद हो रहे हैं या 550 से ज़्यादा मुल्क आज़ाद हो रहे हैं? क्योंकि अगर ये सब प्रिंसली स्टेट और यहाँ के किंग ये अनाउंस कर दें कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो इंडिपेंडेंट कंट्री। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक भारत का सपना सजोया था, वो इसी मूवमेंट पे बिखरता नजर आ रहा है। दिस कुड रिजल्ट इन बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो एक्सपर्ट्स का ऑन रिकॉर्ड ये कहना है कि दिल्ली से पटना जाने के लिए आपको 14 वीजाज अप्लाई करने पड़ते हैं, क्योंकि सब अलग अलग कंट्रीज हैं। और यूरोपियन वाली समझदारी तो आज भी नहीं है हमें कि चलो फ्री बॉर्डर रिजीम। अब ये बड़ा चैलेंज है। तो आजादी के साथ ही एक टीम बनाई गई अंडर सरदार पटेल, सपोर्टेड बाय वीपी मेनन, सेक्रेटरी थे इनके, वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्यूरोक्रेट ऑफ इंडिया। और इस टीम को स्पेशल ये काम दिया गया कि आप नेगोशिएट करेंगे इन प्रिंसली स्टेट से और इनको मनाएंगे इंडिया में शामिल होने के लिए। तो उन्होंने कुछ लोगों को प्यार से, कुछ को बहुत ज़्यादा प्यार से मनाया और अल्टीमेटली इंडिया ज्वाइन कराया। अब देखिए, उतना क्योंकि हमारे आज के टॉपिक का नहीं है तो उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि भारत कैसे बन रहा है। जैसे कई हिस्टोरियन कहते हैं कि इंडिया इज द रिजल्ट
ऑफ नेगोशिएशन एंड थ्रेट्स, तो वो भी अपने आप में एक सच्चाई है, चलिए उसको अलग रखते हैं। अब कुल मिलाकर बात यह है कि मैग्निफिसेंट डिप्लोमेसी और पटेल की लीडरशिप में इसमें से ज्यादातर स्टेट्स ज्वाइन इंडिया। उसके लिए हमने कुछ ना कुछ चीजें भी रखी, जैसे आपने प्रीवी पर्स सुना है कुछ? एनीवन व्हाट इज प्रीवी पर्स? कुछ नहीं था, इनकी पेंशन्स लगा दी गई थी और टैक्स फ्री कर दिया गया था, विच रन्स इनटू करोड़्स। फिर जैसे राजाओं से कह दिया कि चलो महल आप अपना रख लो, पर यार ये जो तुम कहते हो ना सारे गांव भी आपकी प्रॉपर्टी है, ये नहीं। तो कुछ बेनिफिट्स दिए गए, पर्क्स दिए गए, कुछ राजाओं को राज प्रमुख वगैरह लगा दिया, एम्बेसडर बना के भेज दिया, तो अल्टीमेटली ज्वाइंड इन। बट 3 रियासतों ने प्रॉब्लम क्रिएट की, तो 3 बने जट, प्यासी नहीं ज्वाइन करते। कौन कौन से थे? जूनागढ़, हैदराबाद, JNK, ये 3 ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बाकी में भी इशू था, ट्रावनकोर में था, जोधपुर के अंदर था, और बहुत रिस्की थे सब, बट सेटल डाउन हो गए थे। इस पर संघर्ष काफी चला। जैसे सिंपल समझे कि जूनागढ़ सबसे पहले लाइटली, सो दिस इफ यू वांट टू राइट डेट, तो दिस वाज इन February 20, 1948। ये इंडिया के हिस्सा है, लेकिन आया कैसे? तो यहां पर बेसिकली एक मुस्लिम रूलर रूल कर रहे थे एंड पॉपुलेशन वाज मेजॉरिटी इन हिंदू। लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ पे मुस्लिम रूलर थे वो, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बहुत खराब एडमिनिस्ट्रेटर उनको माना जाता था। और दूसरा, वो बीच बीच में कहना शुरू कर चुके थे कि आई विल ज्वाइन पाकिस्तान। तो प्रॉब्लम ये है कि इनको कोस्ट लाइन भी लगती है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, गुजरात के अंदर ये पड़ता है, तो कोस्टल एरिया उनको मिल सकता था। हम नहीं चाहते थे ऐसा, और अल्टीमेटली यहां पर लोग भी रिवोल्ट कर रहे थे राजा के खिलाफ, या जो यहां पर नवाब थे मोहम्मद महाबत खान। देखिए एक और चीज क्या चल रही थी इन सारी स्टेट्स में, बाकी स्टेट में जो एक बड़ा खतरा था वो था पीपल्स रिवोल्ट का। जैसे ट्रावनकोर में तो हुआ भी यही कि पीपल्स रिवोल्ट के बाद खुद ही राजाओं ने डर के कहा इंडिया में हम शामिल हो रहे हैं। तो पटेल एंड टीम ये भी तो उनको समझाती थी कि देखो यार, आजादी के लिए सबने जंग लड़ी है, अब बाकी देश आजाद है, वो डेमोक्रेसी में जिएगा, आप अभी राजशाही लेके बैठे हो, आप ही के खिलाफ हो जाएगी जनता आपकी, तो कल को गलियों में घसीट घसीट के मारेगी, और बिना स्टैंडिंग आर्मी के आप लोगों, स्टैंडिंग आर्मी तो इनके पास ब्रिटिशर्स ने रहने नहीं दी थी, स्टैंडिंग आर्मी के नाम पर कुछ रॉयल गार्ड्स हुआ करते थे, तो बोले खुद की जान कैसे बचाओगे। तो अल्टीमेटली जूनागढ़ में आपको पीपल रिवोल्ट भी देखने को मिल रहा है, और क्योंकि एबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे तो प्रेशर झेल नहीं पाए। जैसे इनके बारे में कहा था, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी ध्यान ही नहीं रहा, ये डांस के शौकीन थे बहुत ज्यादा, नहीं देखने के नहीं करने के। हाँ, तो ऐसे ना अपने कोर्टयार्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की जगह क्या करते थे, ऐसे दरबारियों को बुला लिया और तुम बजाओ ढोलक, तुम छेड़े, और मैं तुम्हें डांस करके दिखाऊंगा। या आर्टिस्ट था वो बंदा, ऐसे डॉग लवर। तो एक बार अपने एक मेल और फीमेल डॉग की शादी रचाई, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स के राजे रजवाड़ों को बुलाया, लाखों का खर्च किया। अब जनता कह रही है हमें यार खाने को रोटी नहीं मिल रही, तुम्हारे कुत्तों की शादियों में लाखों खर्च हो रहे हैं, वो तो रिवोल्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली he could not survive the pressure. महाबत खान fled to पाकिस्तान। लेकिन फिर जब यहां पे राजा ही नहीं है जिसने राइट एक्सरसाइज करना था, तो इंडियन स्टेट गई, लेकिन इंडिया ने कहा ऐसे नहीं, हमें डेमोक्रेटिक, तो हम करवाएंगे रेफरेंडम। लोगों से वोट डलवाई कि तुम बताओ क्या चाहते हो। 97% वोट्स केम इन फेवर ऑफ इंडिया। जूनागढ़ आ गया, हैदराबाद, ये सब कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में चल रहा है 1947-48 में। लेकिन अगर आप उस वक्त के नाजुक हालात को देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में इतना टेंशन नहीं है जितना हैदराबाद को लेकर टेंशन है। हालांकि सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर ही अंदर आएगा, लेकिन हैदराबाद की प्रॉब्लम यह है कि हैदराबाद में मीर उस्मान अली बैठे हैं, एंड ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ग्लोबली, हु इज हैविंग फ्रेंडशिप विद मैनी अ फॉरेन हेड ऑफ स्टेट्स। तो इनके पास इंटरनेशनल सपोर्ट भी है, और ऊपर से ये कहते थे कि अगर ज्यादा दबाव आप बनाएंगे, आई विल ज्वाइन पाकिस्तान। तो प्रॉब्लम ये हो जाती
कि एक तरफ वेस्ट आपके पाकिस्तान बैठा है, ईस्ट बैठा है, और अब आपके सेंटर में भी पाकिस्तान बैठा है। फिर लैंड रूट, फिर सी रूट, एयर रूट, मल्टीपल थिंग्स। तो किसी भी कीमत पर हम हैदराबाद नहीं जाने देना चाहते थे। मल्टीपल राउंड ऑफ टॉक्स भी फेल हुए। इसी सब बीच में यहां पर एक और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हुआ करते थे, कासिम रिजवी। उन्होंने एक ग्रुप बनाया था रजाकार, और रजाकार्स ने जो भी यहां पर इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे, राजा के खिलाफ थे, उनके ऊपर एट्रोसिटी शुरू की। तो अल्टीमेटली यहां पर भी सिविल वॉर जैसे हालात हो गए। और जब यहां पर एट्रोशियस ये रिजीम ज्यादा हुई तो फिर प्लीज डू राइट, इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन पोलो। इंडियन फोर्सेस मूव टू हैदराबाद एंड प्लीज डू राइट 17 September 1948। 17 September 1948। हैदराबाद मर्ज टू इंडिया। क्या बस रेफरेंस पॉइंट, अगर कहीं कोई स्टेटमेंट इस तरह की आ जाए, क्योंकि स्टेट लेवल पे डाल देते हैं क्वेश्चन खराब करने के लिए, तो उठा लीजिए, ठीक है। बाकी मेंस में सब चीजें डिटेल में हो जाएंगी आपकी। उस्मान अली, मीर उस्मान अली। चलिए लास्टली जेएनके। जेएनके में क्या हो रहा है भाई? वो तो सबसे ही साइन करवाना था, तो भाग्य वो कर नहीं पाए, नहीं तो उनसे भी करवा लेते। जेएनके की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। इंडिया रिफ्यूज्ड। देन और ठीक है, सारी स्टोरी क्लियर है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जेएनके में हो ये रहा है कि यहां पर डोगरा डायनेस्टी के राजा हरि सिंह राज कर रहे हैं। अब राजा हरि सिंह ऑप्टेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ऐसे ही यूरोप बहुत घूमे हुए थे, तो यूरोप में होते हैं ना छोटे छोटे मुल्क खूबसूरत से, और जेएनके भी कुछ वैसा ही है, स्विस टाइप ऑफ थिंग। तो उन्होंने कहा यार रह लेंगे इंडिपेंडेंट, बढ़िया टूरिज्म वूरिज्म चलेगा, क्यों जाएं पाकिस्तान। और इनके लिए खासकर क्या था कि हम लैंडलॉक तो है ही नहीं कहीं पे भी, या तो हम हैदराबाद की तरह अंदर कहीं बैठे होते, हम तो हैं ही बाहर, तो अच्छा बॉर्डर शेयर करेंगे। मिस्टेक कर गए यार। एक तरफ आपके मेहमत इंडिया खड़ा हो रहा है, और आप देख रहे हो किसी को नहीं छोड़ रहे, ऐसे पेपर में मत लिखना बस। दूसरी तरफ आपके पाकिस्तान, जिसे चोट दर चोट लग रही है, वो बहुत सारी टेरिटरीज को अपने में शामिल करना चाह, कोई नहीं हो रहा। जोधपुर में थक गए, हैदराबाद में थक गए, जूनागढ़ में थक गए वो, तो यहां पूरा जोर वो लगाएंगे। दूसरा, यहां पे सिचुएशन थोड़ी चेंज है। बाकी जगहों पे ये हो रहा है कि मुस्लिम रूलर है, हिंदू आबादी है। यहां पे हिंदू रूलर है, मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। क्या? और तीसरी तरफ सर ये भी तो देख लो, चाइना तिब्बत दबा रहा है, वो आपकी तरफ भी आएगा। ऐसे हालातों में बिना स्टैंडिंग आर्मी एंड यू क्लेम टू बी इंडिपेंडेंट, तो हुआ वही जिसका डर था। 1947 इटसेल्फ पाकिस्तान इन्वेडेड जेएनके। हालांकि उनका क्लेम यह है कि हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, कबाइलियों ने यह अटैक किया है राजा से निजात पाने के लिए। बहुत सारे स्टोरी लिखते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ही कबाइलियों के ड्रेसअप में आई थी और इन्वेड किया था। क्लियर? अब जैसे ही इन्वेजन शुरू होता है, स्टैंडिंग आर्मी है नहीं, विद इन आवर्स दे मूव क्लोजर टू श्रीनगर। इस सब के प्रेशर के बीच में राजा हरि सिंह कॉन्टेक्टेड जवाहरलाल नेहरू फॉर हेल्प, और जैसे सर ने कहा कि इंडिया डिनाइड, तो नेहरू साहब ने देखा पटेल साहब की तरफ कि भाई ऐसे ऐसे हेल्प मांग रहे हैं। पटेल साहब ने कहा इनसे पूछ तू मेरी की लग दी। भाई आप एक इंडिपेंडेंट नेशन, हम एक इंडिपेंडेंट, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन, तो अपना मसला खुद निपटो, हम कैसे हेल्प कर देंगे। तो जवाब क्या आया होगा जब पूछा गया तू मेरी की लग दी? बलिए डार्लिंग जट दी, जट्टा जट्टी नू ऑफर बथेरियां, पाकिस्तान इज रेडी, वो तो चाहता हम शामिल हो जाएं।
बट आवा तेरी फैमिली च रीजां ने वे मेरियां, पर मैं लिस्ट बनाई फिरदी, क्या है स्पेशल डिमांड्स है मेरी। एंड इंडिया रिप्लाइड मैं तो वंग बनवा दूं लख लख दी, चक 370 इधर आ कितने चलनी है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू JNK, बट इट हैपेंड। सो क्या है रियल स्टोरी? जम्मू एंड कश्मीर ने जब हेल्प मांगी तो हमने यही प्रेस किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दीजिए सर। बट उन्होंने अपनी डिमांड रख दी ऑटोनॉमी की, और वो सारी जो डिमांड्स थी वही कल्मिनेट हुई आर्टिकल 370 में कि हम स्पेशल स्टेटस आपको देते हैं। तो उसके थ्रू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट लॉज, फ्लैग एंड सो ऑन। लेकिन उनको पता नहीं था कि फ्यूचर में एक मोदी नाम का बंदा आएगा और 370 की वो धज्जियां उड़ाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने न्यूज़पेपर में लिखा भी दैट फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैपेंड इन 2019, या जिसको फुल इंटीग्रेशन कहा जाता है। क्लियर है सारी गेम? एनी डाउट? अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ओके, एनीवन भाई, प्लेबिसाइट और रेफरेंडम में क्या फर्क है? हाँ भाई। रेफरेंडम बोलते हैं हम, वैसे उसको टेक्निकली प्लेबिसाइट कहना चाहिए। ओके। ओपिनियन मांग रहे हैं। एक ये भी तरीका हो सकता है ना, अगर बिल्कुल टेक्निकल, देखो पहली बात, प्लेबिसाइट और रेफरेंडम आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आप कहें कि सर क्या फर्क है? ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल हैं, जहां खुद लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराया जा रहा है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोई बात नहीं करता, हमारी गवर्नमेंट भी इसको कोई खास फॉलो करती नहीं है, बट हाँ उस टाइम पे कर लिया था। रेफरेंडम होता है किसी भी मुद्दे के ऊपर पब्लिक की ओपिनियन गैदर करना, उनसे वोट करवा लेना। कल को सरकार एक कानून लेके आए, सपोज फार्म लॉज, और उसको रेफरेंडम के लिए रख दे कि भाई जब तक इस पे 51% जनता वोट नहीं करेगी तब तक हम लागू नहीं करेंगे। क्या है? रेफरेंडम है। प्लेबिसाइट भी ऐसे ही लोगों की ओपिनियन सीख की जा रही है, बट प्लेबिसाइट की टेक्निकलिटी ये है कि जब कोई कंट्री अपना पॉलिटिकल कैरेक्टर डिसाइड करती है तब उसको कहते हैं प्लेबिसाइट। मतलब अगर जम्मू एंड कश्मीर में हम कल को वोटिंग कराएं, जो हम नहीं कराएंगे, पर अगर हम कराएं कि भाई आपको इंडिपेंडेंट रहना, पाकिस्तान जाना है, इंडिया आना, तो ये टेक्निकली कहलाएगा प्लेबिसाइट। तो जूनागढ़ में भी प्लेबिसाइट कहना चाहिए था, हमने रेफरेंडम यूज कर लिया, इंटरचेंजेबल यूज है। तो अगर पॉलिटिकल कैरेक्टर डिफाइन हो रहा है, उस वोट को आप क्या कहेंगे? प्लेबिसाइट। क्लियर यहां तक? हाँ या ना? चलिए आ जाइए सर, रीऑर्गेनाइजेशन। अब कुल मिलाकर बात यह है कि ब्रिटिश प्रोविंसेस भी हमारे पास हैं और प्रिंसली स्टेट्स भी हमारे पास हैं, लेकिन अब ये गिनती 550 से ज्यादा है। तो आपको नए भारत में नए स्टेट्स बनाने हैं ताकि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस अच्छे से चल सके। ठीक है, अब इंडिया के अंदर नए स्टेट किस बेसिस पे बनाए जाएं, इसके लिए सरकार ने कमीशन बनाने शुरू किया। सबसे पहला कमीशन याद रखेंगे, SK धर कमीशन 1948 में आता है। लेकिन जब ये कमीशन बन रहे हैं, इसी के पैरेलल इंडिया के अलग अलग हिस्सों में डिमांड कपल्ड विद प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं कि इंडिया में जो नए स्टेट बने वो बने लैंग्वेज एंड कल्चर बेसिस पे, प्राइमरीली लैंग्वेज। सो आई वांट टू कन्वे दैट पीपल्स डिमांड वाज देयर that new state to be formed on linguistic and cultural homogeneity। एक स्टेट में एक जैसा कल्चर और एक भाषा होनी चाहिए। ये साउथ में ज्यादा इंटेंस है, बट नॉर्थ भी अछूता नहीं है, क्योंकि 1950s में ही पंजाब में पंजाबी सूबा मूवमेंट आ जाएगी। वो भी यही थी कि पंजाबी स्पीकिंग एरियाज अलग किए जाए। वो चाहे 66 में जाके कल्मिनेट होगा, मूवमेंट तो 1950 से चल रही है। अब साउथ में ज्यादा इंटेंस है, क्योंकि साउथ में थोड़ा लैंग्वेज, कल्चर, कम्युनिटीज की एफिनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस दौर में और ज्यादा थी। तो एक तरफ डिमांड चल रही है लैंग्वेज कल्चर के आधार पे,
सरकार बनाना नहीं चाह रही है, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको ये पता है कि यार अभी देश का पार्टीशन होकर हटा है रिलीजन के आधार पे। तो ये जो फीलिंग्स हैं, रिलीजियोसिटी, लिंग्विस्टिक, कल्चरलिज्म, यार ये बहुत ज्यादा हावी नहीं होना चाहिए। देश का कैरेक्टर इन चीजों पे डिसाइड ना हो, क्योंकि उससे फिर पार्टीशन जैसी फीलिंग बढ़ सकती है। तो सरकार नहीं चाहती है। अल्टीमेटली धर कमीशन ने इस लिंग्विस्टिक डिमांड को टोटल रिजेक्ट किया और कहा देश में स्टेट्स बनेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बेहतर चल सके। लेकिन उधर डिमांड और स्ट्रांग हो रही है, तो एक और कमीशन बनता है, JVP कमीशन 1949। या प्लीज डू राइट द नेम्स, प्लीज डू राइट। J stand for Jawaharlal Nehru, V stand for Vallabhbhai Patel, and P stand for पट्टाभी सीतारमैया। कई बार एमसीक्यू में पूछे गए हैं तो याद रख लीजिएगा। क्लियर है यहां तक? और कितना पावरफुल कमीशन है। इट इज हैविंग द देन प्राइम मिनिस्टर, द देन होम मिनिस्टर, वो भी कौन? सरदार पटेल, जिसने इंडिया को इंटीग्रेट करके, प्रिंसली स्टेट की इंटीग्रेशन करके आपको दे दी। तो इनसे बेहतर कौन होगा ये बताने वाला कि स्टेट कैसे बने। इन्होंने भी, इस कमेटी ने भी कहा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे बनेंगे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बनेंगे स्टेट। इधर सरकार लगातार रिजेक्ट कर रही है, उधर लोगों का सब्र टूटता जा रहा है। अब आगे आने वाली घटना से समझिएगा इंडियन डेमोक्रेसी वर्क कैसे करती है। तो कांग्रेस के एक बड़े लीडर हुए पोटी श्रीरामुलु। ये साउथ में मद्रास से तेलुगु स्पीकिंग स्टेट आंध्र प्रदेश सेपरेट करने की डिमांड पे थे। आई रिपीट, मद्रास